This video series covers the entire syllabus of Paper 3 Business Mathematics, Logical Reasoning and Statistics of CA Foundation exams. All the videos are absolutely free of cost. All you have to do is purchase Scanner, published by Shuchita Prakashan Private Limited, as it is being referred in these videos. The link for purchasing Scanner is given in the description below. Thank you for choosing Scanner classes. Happy learning. Hey guys, what's up? कैसे हो आप लोग? कल हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करके खत्म कर दिया। आज हम लोग पॉइसन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी खत्म कर देंगे और आज हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको भी तभी यूज किया जाता है व्हेन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज टू ह्यूज एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज एक्सट्रीमली स्मॉल। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस m इंटू m रेज टू द पावर x होल अपॉन x फैक्टोरियल। ठीक है सर, ये m क्या है? m वही है जो हम लोगों ने बाइनोमियल के मीन में पढ़ा था। बाइनोमियल का मीन क्या होता था? n इंटू p। ठीक है, तो ये m इज इक्वल टू n इंटू पी। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है और मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले को यूज करके आते हैं, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आते हैं। आप लोग देखो अगर नीचे लिस्ट, ये देखो क्वेश्चंस टू बी सॉल्व फ्रॉम स्कैनर में लिस्ट देखो, 16 क्वेश्चंस आपके इसी में से आए हैं और जितने क्वेश्चंस इतने सारे मैंने होमवर्क में लिख रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सिर्फ 1 2 3 4 5 सिर्फ 5 क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के बन सकते हैं इस क्वेश्चन में। उसमें भी आई एम प्रीटी श्योर ये क्वेश्चन 22 और 26 सिमिलर टाइप के हैं। मैंने सिर्फ प्रैक्टिस कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ले लिया था और बाकी यही इसी टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। ठीक है सर, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला बहुत सिंपल है। e रेज टू द पावर माइनस m इंटू m रेज टू द पावर x होल अपॉन x फैक्टोरियल वेयर m इज इक्वल टू n इंटू p, तो e होता है आपका एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 2.71828। ये आप चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं तो हो सकता है क्वेश्चन में दिया हुआ हो, बट आप इसको याद कर लो। ठीक, m is mean which is np and x is the requirement of the question। ठीक, px को कभी कभी fx भी लिखा जाता है और fx को यहां पर भी probability mass function बोला जाता है। बस इतना सा था। अब आप लोग आ जाओ पेज 3.862 क्वेश्चन नंबर 19 पर। पेज 3.862 क्वेश्चन नंबर 19। पेज 3.862 क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इन अ सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 5% of the tools produced turn out to be defective। ठीक, find the probability that in a sample of 40 tools almost 2 will be defective। at most 2 will be defective। ठीक है, मतलब 2 से ज्यादा नहीं होगा, लेस देन और इक्वल टू 2। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, यही होगा। ठीक है, तो आ जाओ सर, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोबेबिलिटी ऑफ x less than equal to 2 is given by probability x is equal to 0 plus probability x is equal to 1 plus probability x is equal to 2। ठीक है, probability of x का फॉर्मूला क्या होता है? e raised to the power minus m into m raised to the power x upon x का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या क्या फिगर्स दी हुई हैं? 5% ऑफ द टूल्स प्रोड्यूस्ड टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफेक्टिव की ही, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटमोस्ट 2 विल बी डिफेक्टिव और पर ट्रायल में डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5%। ठीक है, तो p आपका क्या हो जाएगा? 0.05। p आपका हो जाएगा 0.05। ठीक है ना, तो आपका p हो जाएगा 0.05, q हो जाएगा आपका 0.95। राइट, तो m क्या होता है आपका? m होता है n इंटू p। ठीक है, तो n इज व्हाट? कितने ट्रायल्स हैं आपके? 40 ट्रायल्स हैं, तो n हो गया आपका 40 इंटू p हो गया 0.05। 40 इंटू 0.05, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपकी, अरे कैलकुलेटर,
ये बनता है मेरा वाला स्क्रीन, ठीक है। तो 40 इंटू 0.05 ये आया आपका 2, तो m की वैल्यू आ गई सर 2, m की वैल्यू आ गई 2। अब आप इस फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट कर दोगे और आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास p ऑफ x लेस दैन इक्वल टू 2 में px इज इक्वल टू 0, तो इसमें हम क्या करेंगे, e रेज टू द पावर -2, e रेज टू द पावर -m होता है, m इज इक्वल टू 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, अपॉन 0 फैक्टोरियल, यही है x फैक्टोरियल, प्लस e रेज टू द पावर -2 इंटू 2 रेज टू द पावर x, अब यहां पर x आ जाएगा आपका 1 और नीचे आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, प्लस e रेज टू द पावर -2 इंटू m है 2 रेज टू द पावर x, तो यहां पर आ जाएगा स्क्वायर। देखो p इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू है 2 और यहां पर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। आंसर कैसे दिया हुआ है, किन टर्म्स में दिया हुआ है, अच्छा पूरा का पूरा दिया हुआ है। e रेज टू द पावर -2 की वैल्यू दी हुई है 0.135, e रेज टू द पावर -2 की वैल्यू दी हुई है 0.135, तो ये हो जाएगा 0.135 इंटू 2 रेज टू द पावर 0 क्या होगा, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1 एंड 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 0.135, ठीक, प्लस 0.135 इंटू 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो 1 ही रहेगा, प्लस 0.135 इंटू 4 अपॉन 2, ठीक है सर। अब आपको बस इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, आओ कैलकुलेटर भैया। तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे 0.135 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, ये m प्लस, फिर 0.135 इंटू 2 m प्लस, और फिर ये 0.135 m प्लस, मेमोरी रिकॉल 0.675 आपका आंसर, 0.675 आपका आंसर, ठीक है सर, 0.675 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, पेज 3.864, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन 22 देखो, क्वेश्चन 22, the probability that a man aged 45 years will die within a year is 0.012. अच्छा, what is the probability that of 10 men at least 9 will reach their 46th birthday? At least 9 will reach their 46th birthday. तो एक इंसान 45 की एज के बाद मर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.12, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.12, और इसने कहा है कि बताओ एटलीस्ट 9 लोग जिंदा बच जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एटलीस्ट 9 लोग जिंदा बच जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब एटलीस्ट एक इंसान मर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है ना। अगर एक इंसान मर जाएगा, एटमोस्ट एक इंसान मर जाएगा, एटमोस्ट एक इंसान मर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। यहां पर हम लोगों को दिया हुआ है कि 45 की एज अटेन करने के बाद इंसान मर जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.012, ठीक है। इसने पूछा है कि 10 मेन में से 9 मेन जिंदा रह जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। मतलब अगर हम डेथ को सक्सेस माने तो अलाइव हमारा फेलियर हो गया। इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ अलाइव मांगा है हमसे, इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ अलाइव मांगा है कि 9 लोग कम से कम 9 लोग अपने 46th बर्थडे को सेलिब्रेट कर पाएं। मतलब या तो कोई भी ना मरे, या अगर मरे तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक मरे, तभी तो कम से कम 9 लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो इसने एटमोस्ट 1 इंसान के डेथ की प्रोबेबिलिटी मांगी है, एटमोस्ट 1 इंसान के डेथ की प्रोबेबिलिटी मांगी है। मतलब px इज इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 1 मांगा है इसने, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इसने मांगी है x लेस दैन इक्वल टू 1, ठीक है। तो या तो आपका होगा px इज इक्वल टू 0 या होगा px इज इक्वल टू 1, ये आपको निकालना है, राइट। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ चुका है। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। p of x is less than equal to 1 is equal to p of x is equal to 0 plus p of x is equal to 1, ठीक है ना। तो अब देखो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है सर 10, n की वैल्यू है 10। आपका जो n है ये बार बार छोटा क्यों हो जा रहा है आज, पता नहीं क्यों हो जा रहा है। n है आपका 10, p है आपका 0.012, p है आपका 0.012,
और बस, ठीक है। तो m आ जाएगा आपका n इंटू पी, मतलब 10 इंटू 0.012, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 इंटू 0.012, m की वैल्यू आ जाएगी 0.12, m की वैल्यू आ गई 0.12, ठीक। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस दैन इक्वल टू 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस m, और m है आपका 0.12, तो e रेज टू द पावर माइनस 0.12 इंटू 0.12 रेज टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस e रेज टू द पावर माइनस 12 इंटू 0.12 रेज टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक। कुछ दी हुई है, e रेज टू द पावर माइनस 12 की वैल्यू दी है 0.88692, तो ये हो जाएगा 0.88692 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 0.88692 इंटू 0.12 अपॉन 1। तो ये हो जाएगा आपका 0.88692 m प्लस, उसके बाद 0.88692 इंटू 0.12 इज इक्वल टू m प्लस, मेमोरी रिकॉल 0.9933504, 0.9933504 इज योर आंसर। हाँ, तो ये हो गया, ऑप्शन बी हो गया 0.9934, ठीक है, 0.9934 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखते हैं। क्वेश्चन 26, if the mean of a Poisson variable x is 1, what is p x is equal to at least 1? अच्छा, what is p x is equal to at least 1, ठीक है। तो if the mean of Poisson variable x is 1, mean of Poisson variable, mean मतलब m मतलब n into p, this is equal to 1, ठीक है। तो ये कह रहा है बताओ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एटलीस्ट 1 का क्या मतलब है? x इज इक्वल टू एटलीस्ट 1 मतलब या तो 1 या तो 1 से बड़ा, या तो 1 या तो 1 से बड़ा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस दैन 1, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज लेस दैन 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, ये पूछा है बेसिकली, ठीक है। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एटलीस्ट 1, कम से कम 1, ठीक। कम से कम 1 मतलब p x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब 1 माइनस p x इज लेस दैन 1, तो मतलब 1 माइनस p x इज इक्वल टू 0, यही मतलब हुआ इसका। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये बार बार छोटा क्यों हो जा रहा है यार आज, पता नहीं। एन पी मतलब m की वैल्यू है, m की वैल्यू है 1, हमें p इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 निकालना है, जो कि होता है आपका 1 माइनस पी एक्स इज लेस दैन 1, 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0, 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एम इंटू एम रेज टू द पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एम मतलब माइनस 1 इंटू 1 रेज टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 1 की वैल्यू दी हुई है, ई रेज टू द पावर माइनस 1 की वैल्यू दी ही नहीं है। अच्छा ओके ठीक है, तो ई की वैल्यू जो हम लोगों ने दी है हमें वही याद रखनी पड़ेगी। तो ई रेज टू द पावर माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई, ठीक है। ई रेज टू द पावर माइनस 1 इज व्हाट 1 अपॉन ई। तो ई की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी, क्या होती है मुझे याद थोड़ी है, आप लोगों को याद रखनी है, 2.71828, 2.71828। तो बस आप आ जाओ, इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 1 अपॉन ई, 1 डिवाइडेड बाई 2.71828, ये तो ई हो गया। इसको 1 में से माइनस करना है तो आप m प्लस कर दो, 1 माइनस मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू 0.6321 इज योर आंसर, 0.6321 इज योर आंसर। 0.63 क्या हो गया भाई, 0.6321 ये रहा 0.632, ठीक है। 0.6321 इज योर आंसर, तो 0.632 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 पे आओ, ये सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क होंगे, पेज 3.901, क्वेश्चन 104 पे आओ।
in Poisson distribution, if px is equal to 2 is equal to half of px is equal to 3, find m. बताओ, मजे ले रहा है हमसे. px is equal to 2 is equal to half of p x is equal to 3. यही मतलब हुआ. हाँ, तो बस इसको हम लोगों को करना है. मतलब क्या हुआ इसका, 2 इंटू पी एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 3. तो बस वैल्यूज पुट करनी है. 2 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एम इंटू एम रेस टू द पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस एम इंटू एम रेस टू द पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल. निकालना क्या है हम लोगों को, m की वैल्यू निकालनी है. तो इसको सॉल्व करेंगे, m की वैल्यू आ जाएगी. आ जाओ देखो, 2 और ये 2 फैक्टोरियल कट गए, तो ये आया m स्क्वायर अपॉन ई रेस टू द पावर m इज इक्वल टू m क्यूब अपॉन 6 इंटू ई रेस टू द पावर m. ये समझ में आ रहा है. m क्यूब तो ऊपर का एज इट इज रहा, नीचे का 3 फैक्टोरियल होता है. 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पर मैंने 6 लिख लिया है. और ये जो ऊपर ई रेस टू द पावर माइनस m था, इसको मैं नीचे ले आया हूँ ई रेस टू द पावर m. ठीक, तो ये डिनोमिनेटर में ई रेस टू द पावर m और ये ई रेस टू द पावर m ये कट गया. तो आपकी इक्वेशन यहाँ पर m स्क्वायर और यहाँ पर ये भी कट गया. ठीक है, तो आपका आंसर आ गया m अपॉन 6 इज इक्वल टू 1. ठीक है, m अपॉन 6 इज इक्वल टू 1. ये m स्क्वायर और ये इससे 3 से पावर कट गई इसकी. ठीक है, तो m रेस टू द पावर 1 हो गया. तो ये हो गया m अपॉन 6 और इधर हो गया 1. तो m अपॉन 6 इज इक्वल टू 1. तो m की वैल्यू आ गई 6. m की वैल्यू आ गई 6. इसी के बेसिस पे ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ये आपके होमवर्क हैं. अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 15 पे. क्वेश्चन 15, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ यार, ज़्यादा टाइम नहीं है. If 15 dates are selected at random, then the probability of getting 2 Sundays is. अच्छा, if 15 days are selected at random, probability of getting 2 Sundays is. तो 15 डेट्स आपने सेलेक्ट किए, मतलब आपने 2 हफ्तों में किया. एक हफ्ते में संडे की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/7. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल कितनी होगी, 1/7. या फिर आप ये देखो ना, आपने कोई भी डे सेलेक्ट किया, आपने कोई भी डे सेलेक्ट किया, आप हफ्ता वाली चीज भूल जाओ. ठीक है, आप कह रहे हो आपने कोई भी डेट एक सेलेक्ट की, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज संडे. 7 ही दिन तो हो सकते हैं, तो 1/7 ही प्रोबेबिलिटी होगी. चाहे आप एक डेट सेलेक्ट करो, चाहे आप 2 डेट सेलेक्ट करो, चाहे आप कितनी भी डेट सेलेक्ट करो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी डेट बीइंग अ संडे इज 1/7. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन एवरी ट्रायल इज 1/7. ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है. 1/7 आपका p हो गया, n आपका 15 हो गया, n इंटू पी करके आप m निकाल लोगे. ठीक है, और x है आपका 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 संडेज, तो पी एक्स इज इक्वल टू 2 आपको निकालना है. तो ये मैंने नोट क्यों किया था, इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो आप लोग कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है, जाओ करो इसको, मस्त रहो. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल व्हेन द रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिस्क्रीट. यही मेरे ख्याल से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, सॉरी. तो बाइनोमियल और पॉइसन ये दोनों ही तब एप्लीकेबल होते हैं जब आपका रैंडम वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट होता है. सिंस ई रेज टू द पावर m इज इक्वल टू 1 अपॉन ई रेज टू द पावर m इज ग्रेटर दैन 0, व्हाटएवर मे बी द वैल्यू ऑफ m, इट फॉलोज दैट fx इज ग्रेटर दैन 0 फॉर एवरी x. मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. ऑल्सो सारे जितने भी आपके ट्रायल्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी जोड़ने के बाद सम टोटल हमेशा 1 आएगा. Poisson distribution is known as a uniparametric distribution as it is characterized by only one parameter which is m. वो अलग बात है कि m is equal to n into p होता है, तो आप कह सकते हो कि बाई पैरामेट्रिक है, लेकिन कायदे से इसको यूनिपैरामेट्रिक ही बोला जाता है क्योंकि इसके फॉर्मूले में e रेज़ टू द पावर माइनस m ही होता है. ठीक, e रेज़ टू द पावर माइनस m होता है. वो तो हम लोगों को मालूम है कि m इज इक्वल टू n इंटू पी. m निकालने का तरीका है, लेकिन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ एक ही इस पे डिपेंड करता है, एक ही पैरामीटर पे डिपेंड करता है, वो है m. ठीक, तो यूनिपैरामेट्रिक बोला जाता है इसको. मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय m, दैट इज म्यू इज इक्वल टू m इज इक्वल टू np. ये सब हम लोगों को मालूम है. वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय सिग्मा स्क्वायर. Variance of Poisson distribution is given by sigma square, which, hold your breath, once again is equal to m, which is equal to np.
मतलब सर मीन और वेरिएंस एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का हमेशा बराबर होता है। कई बार इस पे थियोरेटिकल क्वेश्चन आया है, कई बार इस पे थियोरेटिकल क्वेश्चन आया है। आप स्कैनर उठा के तो देखो एक बार, हर थोड़े क्वेश्चंस के बाद आपको मिलेगा अ डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इज Poisson distribution is your answer. In Poisson distribution options दिए, mean is greater than variance, mean is less than variance, mean is equal to variance वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये इतनी बार आता है, इसको तो आप गांठ बांध लो कि Poisson डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं एंड बोथ आर गिवन बाय NP। पेज 3.878 क्वेश्चन 51 देख लें हम लोग। चलो Question 51. If a random variable x follows Poisson distribution such as Ex, E of x is mean, ठीक है, mean is equal to 30, then the variance of the distribution is 30, लो 30, क्योंकि mean is equal to variance, simple. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वेरिएंस अगर आपका NP होता है तो स्टैंडर्ड डिविएशन NP का स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, पेज 3.895 क्वेश्चन 92। ये देखो, फॉर अ पॉइसन वेरिएट x, p x is equal to 2 is equal to 3, p x is equal to 4, then the standard deviation of x is, then the standard deviation of x is, कुछ करना नहीं है, m की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालने के बाद उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, और हम लोगों ने ये अभी थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस की ही थी। ठीक है, p x इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा आपका, e रेस टू द पावर माइनस m इंटू m रेस टू द पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यही होगा आपका। और 3 इंटू पी एक्स इज इक्वल टू 4 क्या होगा, 3 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस m इंटू m रेस टू द पावर 3 नहीं 4, x की वैल्यू 4 है, अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, ये तो कट जाएगा आपका, ये आपका m स्क्वायर रह जाएगा और ये आपका 2 रह जाएगा। 4 इंटू 3 इंटू 2 तो 2 कट जाए तो 4 इंटू 3 रह जाएगा, ये आपका 12 रह जाएगा। ठीक है, तो m स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1, m स्क्वायर इज इक्वल टू 12, m इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12, और जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन होगा वो अंडर रूट ऑफ 12 का भी अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, m स्क्वायर इज इक्वल टू 4, अरे कुछ गलती हो गई क्या मेरे से, m स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिख के आ रहा है यहाँ पर, तो अच्छा 3 से मल्टीप्लाई ही नहीं किया था मैंने। ठीक है ना, हाँ तो सही बात है, m स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 बचेगा। ठीक है, इसको आप लोग कर लेना, इसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत आएगी नहीं आप लोगों को। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें इस तरह का कोई एक इक्वेशन दी हुई थी, p x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू हाफ इंटू p समथिंग समथिंग दिया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने m की वैल्यू निकाली थी। इसमें आपको क्या करना है, बस m की वैल्यू निकालनी है, उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, बिकॉज स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस एंड वेरिएंस इज इक्वल टू मीन एंड मीन इज इक्वल टू np व्हिच इज इक्वल टू m। ठीक है सर, चलो क्वेश्चन 33 भी आपका होमवर्क है। Like binomial distribution, Poisson distribution could be also unimodal or bimodal depending upon the value of the parameter m. ठीक है, तो np m, if m is an integer there are two modes जो कि m और m minus 1 से निकलता है। If m is a fraction the mode is given by the largest integer contained in m. ठीक है, तो उसमें बाइनोमियल में क्या था, n+1 इंटू पी हम लोग देखते थे, और अगर n+1 इंटू पी आपका इंटीजर होता था तब दो मोड्स होते थे, जिसमें एक मोड होता था n+1 इंटू पी और दूसरा मोड होता था n+1 इंटू पी माइनस 1। ठीक है, और अगर फ्रैक्शनल में आता था n+1 इंटू पी तो इसका जो भी लार्जेस्ट इंटीजर पोर्शन होता था वो आपका मोड होता था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में m की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर m आपका फ्रैक्शनल है तब तो एक ही मोड आएगा विच इज द लार्जेस्ट इंटीजर। अगर m आपका इंटीजर है तो एक मोड होगा m और दूसरा मोड होगा m-1। क्वेश्चन 36 देखते हैं, क्वेश्चन 36। If standard deviation of a Poisson distribution is 2, then its standard deviation of a Poisson distribution is 2, then its mode is 2, mode is 4, modes are 3 and 4, modes are 4 and 5। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा हुआ है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ np इज इक्वल टू 2, मतलब np इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको आप दोनों साइड्स को स्क्वायर करोगे तो np इज इक्वल टू 4, मतलब आपका जो m है वो पूरा इंटीजर आया है। m जो है वो आपका पूरा इंटीग्रल पोर्शन आया, मतलब पूरा इंटीजर आया, तो आपके दो मोड्स होंगे। एक मोड तो आपका 4 होगा और दूसरा मोड होगा आपका 4 - 1 विच इज 3। तो मोड्स आर 3 and 4।
Modes are 3 and 4. Poisson approximation to binomial distribution क्या होता है? When n is rather large and p is rather small so that m is equal to np is moderate, then binomial is equal to Poisson. ठीक है, तो जब n बहुत ज़्यादा लार्ज होता है और p बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है तो बाइनोमियल और पॉइसन से अप्रॉक्सीमेटली सेम आंसर आ जाता है. एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने ये बाइनोमियल में भी पढ़ा था कल. Let x and y be two independent Poisson distributions where x has a parameter m1 and y has a parameter m2. Then the Poisson distribution x plus y will be a Poisson distribution with parameter m1 plus m2. ठीक है, इसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक चीज़ पढ़ी थी कि Poisson distribution is used to find out the probability where the total number of outcomes is too huge and the probability of success is extremely small. ठीक है, तो इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जो कि आपके थियोरेटिकल क्वेश्चंस में बन के कभी पूछी जा सकती हैं, और वो ये हैं कि वी कैन अप्लाई Poisson distribution for the following cases. The distribution of the number of printing mistakes per page of a large book. एक बहुत बड़ा सा नॉवल ले लो आप, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स पर पेज, उसकी प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीमली स्मॉल है. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ऑन अ बिजी रोड पर मिनट. बिजी रोड जितनी ज्यादा बिजी रहेगी, आप सोचो कभी भी किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक्सीडेंट होता है? कभी नहीं होता. क्यों? क्योंकि भीड़ है तो सभी धीरे धीरे चल रहे हैं. ठीक है, कभी ट्रैफिक लाइट आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो एवरीबडी इज मूविंग स्लोली. एक्सीडेंट्स आपके सिर्फ हाईवेज पे होंगे जहां लोग बहुत तेजी से चल रहे होते हैं, या खाली रोड्स पे आपके एक्सीडेंट्स होते हैं. तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर बीइंग अ रोड एक्सीडेंट ऑन अ बिजी रोड इज वेरी लिटिल. The distribution of the number of radioactive elements per minute in the fusion process, ये न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन है. जिन लोगों ने साइंस से 11th और 12th पढ़ी है, नहीं वैसे तो ये CBSE में तो 10th में पढ़ाया था न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, बाकी बोर्ड्स का मुझे मालूम नहीं है, उसमें जाने दो, आप परेशान मत हो. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिमांड्स पर मिनट फॉर हेल्थ सेंटर एंड सो ऑन. ठीक है, तो हेल्थ सेंटर की डिमांड आपकी पर मिनट कितनी बढ़ रही है? बहुत ज्यादा पर मिनट तो नहीं, ऑल्दो आज के केस में बढ़ रही होगी, आज के केस में बढ़ रही है क्योंकि आज कोरोना वायरस चल रहा है, लेकिन अदरवाइज उतनी ज्यादा डिमांड पर मिनट हेल्थ सेंटर्स की नहीं बढ़ती है. ठीक, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया. कांग्रेचुलेशंस यू गाइस. अब हम लोग देखते हैं नॉर्मल और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ये, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसको करेंगे और बहुत आराम से करेंगे और बहुत कायदे से करेंगे. ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला बड़ा गंदा सा है, अजीब सा, मुझे बस इसलिए नहीं पसंद है. क्या ये सब म्यू और सिग्मा और पाई और अंडर रूट और पता नहीं सब ऐसा लगता है सारी की सारी मैथ्स इसी में घुसा दी हो इन लोगों ने. ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? P of x is equal to 1 upon sigma under root of 2 pi into e raised to the power minus of x minus mu whole square upon 2 sigma square. ये ठीक है, 2-3 बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा, इसमें और कुछ किया नहीं जा सकता है. जाहिर सी बात है कि ये जो सिग्मा आप देख रहे हो ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, और ये जो म्यू आप देख रहे हो ये मीन है. ठीक है, तो बस ई जो है उसकी वैल्यू तो यही है 2.71828. एक्स इज द रैंडम वेरिएबल जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी. म्यू इज अ मीन ऑफ द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल एक्स एंड सिग्मा इज अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द गिवन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. Sometimes px is also written as fx and fx is known as probability density function. ठीक है, बाइनोमियल और पॉइसन में यहां पर लिखा हुआ था probability mass function, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है probability density function. ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 95 पे आओ. क्वेश्चन 95. What is the mean of x having the following density function? अच्छा, fx is equal to ये पूरा बड़ा सा डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है और इसमें मीन पूछा है. तो मीन क्या होता है? म्यू होता है. ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है उसमें e रेज टू द पावर ये जो माइनस ऑफ x माइनस म्यू लिखा रहता है ना, x माइनस म्यू होल स्क्वायर, और यहाँ पर म्यू की जगह पर 10 लिखा हुआ है, तो मीन आपका 10 हो जाएगा. क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, क्वेश्चंस इतने सिंपल आते हैं, और ये तो बहुत रिसेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, नवंबर 2018 का क्वेश्चन है. बताओ, नवंबर 2018 का क्वेश्चन है. तो इवन दो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा देखने में गंदा लगता है और मुझे भी सिर्फ इसी वजह से ये थोड़ा सा कम पसंद है, बट इसके क्वेश्चंस जब देखोगे ना आप लोग तो आपको मजा आएगा कि यार क्वेश्चंस तो कुछ आते ही नहीं है आपके. ठीक है, आपका जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है उसमें देखो ये होता है आपका
ये होता है ना, यहाँ पर ई रेज टू द पावर में माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर है और म्यू ही आपका मीन है। और अगर आप इसमें देख लो तो ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस 10 होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इधर यहाँ पर म्यू है, इधर यहाँ पर 10 है, तो म्यू की जगह 10 है, तो मीन इसका 10 है, मीन इसका 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, अरे और रीसेंट क्वेश्चन 106 आपका नवंबर 19 का क्वेश्चन, बताओ पिछले अटेम्प्ट का 106 कहाँ गया, आज मिलोगे। हाँ, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन पूछा हुआ है, ठीक, स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन पूछा हुआ है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू √2 अपॉन √π ई रेज टू द पावर -2 x - 3 होल स्क्वायर। ठीक है, देखो एक बात एकदम तय है कि ई रेज टू द पावर जो कुछ भी आता है ब्रैकेट में, उसका जो न्यूमरेटर होता है वो होता है x माइनस म्यू होल स्क्वायर, अपॉन करके कुछ भी आए 2 सिग्मा स्क्वायर आए चाहे जो आए। ठीक है, तो x माइनस म्यू होल स्क्वायर इस फॉर्मेट में अगर कुछ लिखा हुआ है तो आपका मीडियन तो आपका मीन हो गया 3, आपका मीन हो गया 3। ठीक है, ई रेज टू द पावर -2 ब्रैकेट में x माइनस 3 होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर x माइनस म्यू होल स्क्वायर होता है, तो मीन तो आपका 3 आ गया, बात खत्म। तो ऑप्शन सी और डी आपके एलिमिनेट हो गए, 50-50 का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो म्यू आपका हो गया 3। अब आपको चेक करना है कि स्टैंडर्ड डिविएशन 1/2 है या 1/4 है। तो आ जाओ इसको चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अज्यूम करते हैं, हम एक एक ऑप्शन करके ट्राई करते हैं। तो ऑप्शन ए के हिसाब से स्टैंडर्ड डिविएशन हाफ है। तो आओ देखें ये ऊपर वाली चीज क्या होती है, ई रेज टू द पावर क्या होती है यार, ई रेज टू द पावर ये होती है। ठीक है, ई रेज टू द पावर -x माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, यही है ना, अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, ये होता है आपका। ठीक है, और यहां पर दिया हुआ है ई रेज टू द पावर -2 इंटू x माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो आओ हम लोग देखते हैं कि अगर यहां पर सिग्मा की जगह मैंने हाफ पुट किया तो क्या मेरा एक्सप्रेशन ऐसा आ जाएगा। अगर हाँ तो फिर हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन हाफ है। मीन तो हमारा 3 है, ये तो तय हो चुका है क्योंकि x माइनस 3 और x माइनस म्यू की जगह पर 3 लिखा हुआ है, तो मीन हमारा 3 है, ये फाइनल है। ठीक है, अब हमें स्टैंडर्ड डिविएशन देखना है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा हाफ है। अब आ जाओ देखते हैं कैसे करना है इसको। ये आपका जो एक्सप्रेशन ये है ई रेज टू द पावर x माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, ये पूरी की पूरी पावर में आती है। ठीक है, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि मीन 3 है, ये तो हमें मालूम ही है। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन हाफ है। अब आ जाओ इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ, यहाँ पर माइनस भूल गया मैं, माइनस ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाफ स्क्वायर, यही होगा 2 इंटू हाफ स्क्वायर। अब आ जाओ इसको देखते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, ये होगा ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1/4, यही होगा 2 इंटू 1/4, हाफ का स्क्वायर 2 इंटू 1/4, तो यहाँ से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब आप सिर्फ इसको देखो, ई रेज टू द पावर है उसको भूल जाओ अभी फिलहाल। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ पावर को देख रहे हैं, तो पावर हमारी क्या है, माइनस ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन 1/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस x माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू 2। तो ये हमारा क्या आ गया, -2x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये आ गया। और याद करो ये तो पावर थी ना, हम लोग ने ये पावर से उठाया था ना, इस पावर को हम लोगों ने उठा के पावर को सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया, ई रेज टू द पावर -2 इंटू x माइनस 3 होल स्क्वायर। और यही क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ई रेज टू द पावर -2 इंटू x माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन भी 1 आके फाइनल हो जाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन हाफ आके फाइनल हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाली चीज समझ में आ गई है। ऑल यू हैव टू डू इज x माइनस 3 लिखा हुआ है, x माइनस म्यू होता है, तो म्यू की वैल्यू 3 आ गई, ये फाइनल है। ठीक, ऑप्शन सी और डी को आपने एलिमिनेट किया, ऑप्शन ए और बी में से आपको चूज करना था। आपने स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह यहाँ पर 1 पुट किया, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है,
जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है ये, यहाँ पर आपने सिग्मा की जगह हाफ पुट किया और उसके बाद आपने इस पूरे को सिंप्लीफाई किया, ठीक है। म्यू की जगह आपने 3 पुट किया, सिग्मा की जगह आपने हाफ पुट किया, उसके बाद पूरी पावर को सिंप्लीफाई किया। पूरी पावर सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास पावर ये आती है e रेज टू द पावर -2x - 3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मीन आपका 3 है और स्टैंडर्ड डिविएशन आपका हाफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 आप लोग होमवर्क में कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ सर, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल व्हेन द रैंडम वेरिएबल एक्स इज कंटिन्यूअस। ओके, बाइनोमियल और पॉइसन कब एप्लीकेबल होते थे? जब रैंडम वेरिएबल आपका डिस्क्रीट होता था। यहां पर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब आपका होगा? जब रैंडम वेरिएबल आपका कंटिन्यूअस होगा। इफ वी प्लॉट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन y इज इक्वल टू fx, देन द कर्व नोन एज अ प्रोबेबिलिटी कर्व टेक्स द फॉलोइंग शेप। आपका ये बेल शेप में आ जाता है, ठीक है। मंदिर की घंटी होती है ना ऐसे, ठीक है। यहाँ पर अगर एक डंडी बना दो तो इस डंडी को पकड़ के आप ऐसे घंटी बजाते रहो, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है, इसलिए इसको बेल कर्व भी बोलते हैं, इसलिए इसको बेल कर्व भी बोलते हैं। आपके सीए इंटरमीडिएट में, सीए फाइनल में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और बहुत अच्छी एप्लीकेशंस हैं, तो इसको बाद में ही आप लोग पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर सीए फाउंडेशन में हम सिर्फ उतना कर रहे हैं जिससे आपका एग्जाम, ये मैथ्स वाला एग्जाम निकल भर जाए, ठीक है। हर एग्जाम में इस चैप्टर में से करीब 4-5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें नॉर्मल, पॉइसन और बाइनोमियल तीनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो बाइनोमियल और पॉइसन तो आप लोग बहुत आराम से कर ही लोगे। अब चूंकि नॉर्मल भी हम लोगों ने देखा ही कितनी आसानी से किया जा सकता है, तो आप नॉर्मल भी कर लोगे। अब मैं आगे जो भी बताऊंगा वो सिर्फ ऐसे ही होगा कि यार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करो, इसको निपटाओ, ठीक। बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत है इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो इफ वी प्लॉट द प्रोबेबिलिटी फंक्शन y इज इक्वल टू fx, देन द कर्व नोन एज अ प्रोबेबिलिटी कर्व टेक्स द फॉलोइंग शेप, ठीक है। यहाँ पर आपका बीच में मीन होता है, यहाँ पर आपका -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है और इस पूरे ग्राफ के अंदर का जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी। एंड एज यू नो टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, इसलिए इस ग्राफ के अंदर का जो भी एरिया है तो टोटल एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू 1, टोटल एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है सर। Okay, sir. The area under this curve gives us the probability. The area under this curve gives us the probability. The area between -infinity and mu is equal to the area between mu and infinity, which is equal to which is equal to 0.5. ठीक है। तो पूरे ग्राफ का जो एरिया है वो तो 1 होता है, ठीक। तो आधे ग्राफ का एरिया कितना होगा? -इन्फिनिटी से म्यू तक का एरिया अगर आप देखो, अगर आप -इन्फिनिटी से म्यू तक का एरिया देखो तो ये होगा 0.5। सिमिलरली यहाँ का एरिया भी होगा 0.5 एंड हेंस टोटल एरिया आपका 1 हो जाएगा, ठीक। अगर म्यू 0 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपका ये हो जाता है 1/√2 पाई इंटू e रेज टू द पावर -z²/2, ठीक। z क्या है? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है। तो इफ म्यू इज इक्वल टू 0 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 1, तब आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये हो जाता है। द रैंडम वेरिएबल z इज नोन एज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ये सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। द रैंडम वेरिएबल z इज नोन एज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट और वेरिएबल ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिविएट, और z की वैल्यू आती है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लो बहुत अच्छे से, इस फॉर्मूले को याद कर लो बहुत अच्छे से, क्योंकि ये पूरा सीए इंटरमीडिएट, पूरा सीए फाइनल में चाहे आपका स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो या आपका एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो या आपका ऑपरेशंस रिसर्च हो, कुछ भी हो, ये वाला फॉर्मूला आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सर सीए फाइनल तो बहुत दूर की बात है, अभी फाउंडेशन की बात करो, ठीक है सर। तो z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसको आप लोगों को ये फॉर्मूला याद करना होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप्ड, इट इज यूनिमोडल, इट इज यूनिमोडल, ठीक है। अच्छा, अब और कमाल की बात देखो आप, बहुत आसान है ये, मतलब ये तो बहुत ही आसान है, सिर्फ फॉर्मूले की वजह से गंदा लगता है मुझे, अदरवाइज ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत आसान है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप्ड, ये तो ठीक है। अब आप अगर देखो कि ये जो पूरा का पूरा आपके जो x वेरिएबल है, ये जो आपका x वेरिएबल है, ये देखो कितना सिमेट्रिकली आपका ग्राफ बन रहा है, सिमेट्रिकली ग्राफ बन रहा है। क्योंकि ये सिमेट्रिक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, इसलिए आपका जो मीन है दैट इज इक्वल टू मीडियन
दैट इज इक्वल टू मोड। याद करो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग बात करते थे कि फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। और हम लोग बात करते थे फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो ये वहीं से आया है, ये एक्चुअली ये वहीं से नहीं आया, वो यहां से आया था कि आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्योंकि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसलिए योर मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। इट्स सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, इट्स डैम सिंपल। ठीक है, तो बस इट इज यूनिमोडल। तो मोड इसका एक ही होता है, जो भी आपका मीन होगा वही आपका मीडियन होगा, वही आपका मोड होगा। The normal distribution is known as biparametric distribution as it is characterized by two parameters mu and sigma square. ठीक, mean or standard, mean or variance. Once the two parameters are known, the normal distribution is completely specified. Since the normal distribution is symmetrical about its mean, mean is equal to median is equal to mode. Mean deviation आपका निकलता है 0.8 into standard deviation. ठीक है, इसको भी याद रखना है। मीन डिविएशन इज इक्वल टू 0.8 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन और क्वार्टाइल डिविएशन आपका निकलता है 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है सर, मीन डिविएशन इज इक्वल टू 0.8 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन और क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक, अच्छा, पेज 3.878 क्वेश्चन 52 देखें। आ जाओ भाई जल्दी। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल डिविएशन इज 6, द स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी देखा क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू पॉइंट कितना था, 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, या फिर जो हम लोगों ने पढ़ा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 4SD इज इक्वल टू 5MD इज इक्वल टू 6QD, ये पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों ने पढ़ा था ना, 4 इंटू SD इज इक्वल टू 5 इंटू MD इज इक्वल टू 6 इंटू QD, ये वही वाली चीज़ है। ठीक है, अगर आप इसमें QD करोगे तो QD क्या आएगा, QD आएगा आपका 4/6 SD, 4/6 SD और 4/6 अगर आप करोगे तो 0.675 आएगा। चेक करें एक बार, 0.666। अच्छा, थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, कोई बात नहीं। आप इसको, आप जब भी क्वेश्चन आएगा तो 0.675 करके ही सॉल्व करना। ठीक है, 0.675 SD। तो अब देखो क्वार्टाइल डिविएशन QD इज 6 एंड SD निकालना है। QD इज इक्वल टू 0.675 SD, 6 इज इक्वल टू 0.675 SD, तो SD आ जाएगा 6/0.675, 6/0.675, 6/0.675, ये हो गया 8.88, 8.88 मतलब ऑलमोस्ट 9, 8.88 हो गया ऑलमोस्ट 9। ठीक है, अगर आप ये वाला यूज़ करोगे 4SD इज इक्वल टू 6QD तो आपका एग्जैक्टली 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों में से जो चाहो यूज़ कर लो। नेक्स्ट, Q1 एंड Q3 आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मीन। ये आप लोगों को याद होगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपका मीन होता है, जो आपका मीडियन होता है, सॉरी, तो जो आपका क्वार्टाइल होता है वो आपकी पूरी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो 3 क्वार्टाइल्स होते हैं हमारे पास, Q1, Q2 और Q3, और जो Q2 होता है वही हमारा मीडियन होता है। तो जाहिर सी बात है कि Q1, Q2 और Q3 आपके इक्वी डिस्टेंट होंगे। Q2 आपका मीडियन है, तो Q1 एंड Q3 आर ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन। Q1 एंड Q3 आर ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन, और क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड है। तो आप ये भी कह सकते हो कि Q1 एंड Q3 आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स मीन, Q1 एंड Q3 आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मोड। Q1 होता है आपका म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, म्यू इज मीन, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डिविएशन, और Q3 होता है आपका म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 88, आओ क्वेश्चन नंबर 88 देखें। क्वेश्चन 88, what is the first quartile of X having the following probability density function?
ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ एक्स हैविंग द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसमें आप इस वाले पे ध्यान दो अगर, तो ये है आपका e रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर अपॉन 72, ये है ना। तो म्यू तो आपका 6 आ गया, म्यू आपका 10 आ गया, म्यू आपका 10 आ गया, और ये आपको पता नहीं है क्या है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है 2 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 72। यहां पर यूजुअली क्या होता है 2 सिग्मा स्क्वायर होता है ना, 2 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 72। तो इससे आप सिग्मा निकाल सकते हो। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 72/2, मतलब 2 3 6, 2 6 12, तो सिग्मा इज इक्वल टू 6। सिग्मा स्क्वायर आपका 36 है, तो सिग्मा इज इक्वल टू 6, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ रहा है। आप ई रेज टू द पावर वाले इस वाले एक्सप्रेशन को देखो सिर्फ, इसमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में क्या होता है, नॉर्मल ये होता है ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, ये होता है ना। तो आप इससे कंपेयर कर लो, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस ऑफ एक्स माइनस 10 होल स्क्वायर अपॉन 72, ठीक है। मतलब म्यू आपका 10 है और 2 सिग्मा स्क्वायर आपका 72 है। तो 2 सिग्मा स्क्वायर क्योंकि आपका 72 है, तो इससे आपने सिग्मा की वैल्यू 6 निकाल ली। नाउ यू हैव म्यू एज वेल, नाउ यू हैव म्यू 10 एंड सिग्मा 6, ठीक। निकालना क्या है, फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है, फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है। तो Q1 की वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी पढ़ी। Q1 क्या होता है आपका, Q1 होता है सर म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। Q1 इज म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, यही होता है। तो म्यू क्या है आपका 10 माइनस 0.675 इंटू 6, सिंपल। देख लो सर, आ जाओ 0.675 इंटू 6, जो भी आया m प्लस, इसको 10 में से माइनस कर दो, तो 10 माइनस मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू 5.95 शुड बी योर आंसर। 5.95 should be your answer and it is your answer, ठीक है सर। देख रहे हो आप लोग कितना सिंपल है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट अंडरस्टैंड। तो इस वीडियो को आप लोग देखते रहना बीच बीच में, ठीक। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे कल भी किसी ने टेक्स्ट किया था कि सर मुझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने उससे कहा था कि मैं आज वाली क्लास में बताऊंगा, ठीक है सर। चलो क्वेश्चन 88 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया जाए, आओ भाई जल्दी। क्वेश्चन 5 देखो, हाँ। फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 150 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 45, Q1 एंड Q3 इज, अरे यार इसको तो किया ही जा सकता है, ठीक है। Q1 है आपका 0.675 म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, ठीक है। यह माइनस था, Q1 है माइनस, Q1 इज म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, और Q2 है आपका म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, ठीक है। म्यू ये है, सिग्मा आपका 45 है। Q1 और Q3 आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, ठीक। अच्छा, क्योंकि जो क्वार्टाइल्स हैं आपके Q1 और Q3 आपके इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन होते हैं, इसलिए मीडियन माइनस Q1 इज इक्वल टू Q3 माइनस मीडियन। बेसिकली ये क्या है मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ इतना सा है कि Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3 अपॉन 2, ये इतना है। Q2 आपका मीडियन होता है, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ये याद आ रहा होगा कि द सेकंड क्वार्टाइल ऑफ द मीडियन इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टाइल्स, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद आ रहा होगा, वेयर Q2 इज द मीडियन, ठीक। तो इसको मैं 2 इंटू मीडियन इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3 लिख सकता हूं। Q2 इज नथिंग बट मीडियन, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू मीडियन इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3, ठीक है। तो 2 इंटू मीडियन इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मीडियन प्लस मीडियन इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा मेरा, मीडियन माइनस Q1, इस Q1 को इधर ले आया, इज इक्वल टू Q3 माइनस मीडियन, इस वाले मीडियन को इधर लेके चला गया। यही है आपका मीडियन माइनस Q1 इज इक्वल टू Q3 माइनस मीडियन, मीडियन माइनस Q1 इज इक्वल टू Q3 माइनस मीडियन, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94, अरे यार फिर से पूरा स्क्रॉल करना पड़ेगा, इसमें सर्च वाला ऑप्शन भी नहीं है। क्वेश्चन 94,
if for a normal distribution q1 is equal to 54.52, q3 is equal to 78.86, then the median of the distribution is, तो इसके लिए तो आप सिंपली क्या करो ना, एवरेज ले लो, एवरेज ले लो इनका, q1 और q3 का एवरेज होता है ना, तो एवरेज ले लो 54.52 प्लस 78.86 डिवाइडेड बाई 2, 66.69 इज योर आंसर, 66.69 इज योर आंसर। देख रहे हो आप लोग कितने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। आगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक अबाउट इट, सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू म्यू, वो मीन के सिमेट्रिक होता है, ठीक है, मीन के सिमेट्रिक होता है, आप लोग देख ही सकते हैं। देयरफॉर इट्स स्क्यूनेस इज जीरो। स्क्यूनेस का क्या मतलब होता है, जो अभी हम लोगों ने ग्राफ देखा था, जो हम लोगों ने अभी ग्राफ देखा था, वो ग्राफ इस टाइप का था, ठीक है, मतलब बराबर जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही राइट साइड में भी है, ठीक है। स्क्यूनेस का मतलब होता है कि आपका जो ग्राफ है वो या तो ऐसा है, ठीक है, तो देखो आप लेफ्ट साइड में कितना सारा है, राइट साइड में कितना कम है, या फिर आपका ग्राफ ऐसे है, या फिर आपका ग्राफ ऐसे है, तो अभी लेफ्ट साइड में कम है और राइट साइड में ज्यादा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा हो या ऐसा हो, तो हम लोग बोलते हैं कि ग्राफ आपका स्क्यूड है, ग्राफ आपका स्क्यूड है। और अगर आपका ग्राफ ऐसा हो तो हम लोग बोलते हैं कि ग्राफ आपका सिमेट्रिक है, ठीक। The normal distribution is symmetric about x is equal to mu, therefore its skewness is 0. That is, the curve is neither tilted towards right, neither tilted towards right. ये देखो राइट की तरफ टिल्टेड है, इनमें से कोई एक राइट की तरफ, ये वाला राइट की तरफ टिल्टेड है, ठीक है, राइट में ज्यादा आ रहा है, राइट में ज्यादा झुका हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक। और यहां पर ये लेफ्ट की तरफ ज्यादा टिल्टेड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है सर, नॉट वर्ड्स लेफ्ट या पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं, अच्छा अब आ जाओ, देखो ये जो आपका ग्राफ है, यहां पर एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट आता है जब ये ग्राफ आपका यहां से जाके यहां पर मुड़ना शुरू, ऐसे जा रहा है ग्राफ, ठीक है, फिर एक पॉइंट आएगा जहां पर ये ऐसे मुड़ना शुरू हो जाएगा, तो जिस पॉइंट पे ये अपना बहाव चेंज करता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आते हैं, एक तो ये ऐसे आ रहा होता है, ठीक है, उसके बाद फिर ये ऐसे आने लगता है, तो दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हमारे पास आते हैं, ठीक है सर। वी हैव टू इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। A normal curve has two inflection points, that is the points where the curve changes its shape from concave to convex, ठीक, and from convex to concave. These two points are given by mu minus sigma और mu plus sigma, ठीक है। तो म्यू माइनस सिग्मा ये है, म्यू प्लस सिग्मा ये है। तो जब भी क्वेश्चन में आए कि दोनों इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स निकालो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके बहुत आराम से निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव बीन गिवन द मीन एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, If the inflection points of a normal distribution are 6 and 14, find its standard deviation. तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, mu minus sigma is 6 and mu plus sigma is 14 कर दो, तो 2 mu is equal to 6 plus 14 कितना 20, तो mu is equal to 10, ठीक है ना। ये दो इक्वेशंस बनी, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो ये माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा कट जाएगा आपका, ठीक है। तो 2 म्यू इज इक्वल टू 6 प्लस 14, तो 2 म्यू इज इक्वल टू 20, मतलब म्यू इज इक्वल टू 10, तो बस इसमें पुट कर दो म्यू माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 6, मतलब 10 माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 6, मतलब सिग्मा इज इक्वल टू 10 माइनस 6, मतलब सिग्मा इज इक्वल टू 4। आंसर आ गया 4, ठीक है, मुश्किल से 10 सेकेंड के अंदर अंदर आंसर आ गया इसका, ठीक है, आंसर आ गया इसका 4, राइट, ओके। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा देखो इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये जो एरिया वाली चीज है इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और सारे के सारे थियोरेटिकल होते हैं। म्यू प्लस और माइनस 1 सिग्मा कवर्स 68.27% ऑफ द एरिया, तो ये है आपका म्यू, ये है आपका म्यू माइनस सिग्मा और ये है आपका म्यू प्लस सिग्मा, ठीक है। तो ये देखो ये है आपका 34.13%, ये भी है आपका 34.13%, तो ये दोनों मिला के आपका हो जाता है 68.27%, राइट। तो म्यू माइनस सिग्मा से लेकर म्यू प्लस सिग्मा तक
म्यू माइनस सिग्मा से लेकर म्यू प्लस सिग्मा तक आपकी ग्राफ का जो एरिया है वो होता है 68.27%। म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा मतलब म्यू माइनस 2 सिग्मा से लेकर म्यू प्लस 2 सिग्मा तक देखो 13.59 प्लस 34.13 प्लस 34.13 और प्लस 13.59, तो आपका एरिया हो जाता है 95.45%। 95.45% ऑफ द एरिया। और म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा आपका हो जाता है 99.73% ऑफ द एरिया। देखो -3 सिग्मा, इसको मिटा दूं, म्यू -3 सिग्मा और ये म्यू +3 सिग्मा, ठीक है। तो इस पूरे का ये जो एरिया है यहां तक, ये आपका हो जाता है 99.73% ऑफ द एरिया, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन 101 देखो। क्वेश्चन 101, एरिया अंडर म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा इज 99.73। अभी तो पढ़ा, देख रहे हो, नवंबर 19 पिछले अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। डरने वाली क्या बात है जब साथ में है एनके, ठीक है। तो एरिया अंडर म्यू माइनस प्लस माइनस 3 सिग्मा आपका आ जाएगा 99.73%। क्वेश्चन 100, एरिया बिटवीन 1.96 टू प्लस, ये माइनस होगा यहाँ पर, -1.96 टू प्लस 1.96 इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, -1.96 से +1.96। अच्छा, ये तो यहाँ पर सर हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, लेकिन हम लोगों ने इतना पढ़ा है, कि +2 से -2 का एरिया कितना होता है। +2 से -2 का एरिया 95.45% होता है, ठीक है। +2 से -2 से +2 का एरिया 95.45% होता है। तो -1.96 से 1.96 तक का जो एरिया है वो 95.45% से जरा सा कम होगा, ठीक है। -2 से 2 के बीच का एरिया क्या है, 95.45%। तो -1.6 से 1.96 का जो एरिया होगा वो 95.45 से जरा सा कम होगा। कितना कम होगा, 95 ले लो, 95 होगा, ठीक। 95.45% तो नहीं होगा, 96 नहीं होगा, 99 नहीं होगा, 95 हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद कर लो क्योंकि ये भी रिपीट होता है, ठीक है, ये भी रिपीट होता है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि एरिया इज 95% अंडर बिटवीन, तो फिर ऑप्शंस में दिया रहता है -1.96, 1.96। क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, स्कैनर गो थ्रू करना, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे ये वाले। क्वेश्चन 93 आपका होमवर्क है, 93 ही था क्या ये वाला क्वेश्चन, शायद जो मैं बता रहा हूं आपको। हाँ 93 तो बाइनोमियल वाला है, कुछ गलत लिख दिया है, कोई बात नहीं, देख लेना आगे पीछे का। कुछ और होगा, इसको क्या होगा यार ये, चलो देख लेना इसको, ठीक है, आगे पीछे एक ही चीज है। क्वेश्चन 38 देख लो, क्वेश्चन 38, फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एन म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, दो पैरामीटर्स होते हैं म्यू और सिग्मा स्क्वायर, -3 सिग्मा से लेकर +3 सिग्मा तक का एरिया कितना होता है, 99.73, ठीक है ना। म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा का एरिया 99.73%, वही चीज़ है यार, सिंपल। आगे देखते हैं। अंडर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द एरिया इनक्लोज बिटवीन मीन एंड 1 सिग्मा इज 0.34135, मीन एंड 2 सिग्मा इज 0.47725 एंड मीन एंड 3 सिग्मा इज 0.49865, ठीक। इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हाईएस्ट वैल्यू इज इक्वल टू मीन प्लस हाफ ऑफ रेंज एंड लोएस्ट वैल्यू इज इक्वल टू मीन माइनस हाफ ऑफ रेंज। याद कर लेना, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है बस, और कुछ नहीं, वैसे भी अभी तक आया नहीं है कभी भी। स्कैनर अगर आप देखोगे तो इन पॉइंट्स पे कभी भी कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो थियोरेटिकल आएगा, या तो रेंज निकालने के लिए पूछा जाएगा, रेंज निकालना आप लोगों को आता है, ठीक है, रेंज आपको निकालना आता है बहुत अच्छे से। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद x इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1 इज नोन एज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो हम लोगों ने ऊपर भी लिखा था। हाइट ऑफ द नॉर्मल कर्व इज मैक्सिमम एट द मीन वैल्यू, ये एकदम समझ में आ रहा है, मीन वैल्यू पे जो हाइट है वो मैक्सिमम होती है,
ठीक है सर। तो यहाँ पर हम लोगों का थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस का डिस्कशन भी खत्म हो चुका है। आप लोग बाकी सारे क्वेश्चंस होमवर्क में कर लेना, कोई भी दिक्कत आएगी तो मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप करके पूछ लेना, मैं आप लोगों की पूरी सहायता करूँगा। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कल हम लोग कोई दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। आई विल सी यू गाइस टुमारो। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।